जैसे जैसे आहान अक्षय की तरफ बढ़ रहा था, अक्षय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक एक कदम के साथ अक्षय की धड़कन का रफ्तार बढ़ती जा रही थी। जब आहान बिल्कुल अक्षय के सामने पहुंचा तो अक्षय बुरी तरह से कांप रहा था। उसके सामने आते ही आहान ने उसे जोर से पेट पर घुटने से मारा और अक्षय वहीं घुटने टेक कर बैठ गया। सबने एक लंबी सांस ली। प्रिया ने अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ के हाथ उनके मुंह पे थे तो कुछ की आंखें खुली की खुली रह गई। मार्शल आर्ट स्टेज 2 के लेवल 1 पर पहुंच चुका अक्षय इस वक्त आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। इस बात की तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पापा, ये क्या हो रहा है? प्रिया ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये लड़का कौन है और इसकी अक्षय से क्या दुश्मनी है। दिलीप ने अपनी उलझन प्रिया को बताई। आई होप अक्षय अंकल फाइट बैंक कर सके। प्रिया की आवाज़ में तरस था। अक्षय गुस्से से तिलमिला रहा था। उसे हारना मंजूर था, पर इस तरह बेइज्जत होना नहीं। मैं मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हूँ। मुझे इस तरह कोई नहीं हरा सकता है। अक्षय ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके बाद उसने खड़े होने की कोशिश की। वो घुटनों के सहारे बैठ के तो बिल्कुल नहीं हार सकता था। क्या हुआ, उठने की कोशिश कर रहे हो? आहान ने पूछा। मेरे भाइयों के साथ याद है तुमने क्या किया था? 3 साल पहले हुए हमले में आहान को जिन लोगों ने बचाया था, उनसे लड़ते वक्त अक्षय बहुत बेरहम था। उसने हर किसी को बहुत तरह घायल किया था और कुछ लोगों की तो जान तक चली गई थी। आहान इतने सालों में वो दिन कभी नहीं भूला था। वो 3 साल से गिल परिवार के साथ रह रहा था और अपना सारा गुस्सा अक्षय और उसके साथियों के लिए बचाना चाहता था। गिल परिवार के साथ रहते हुए भी वो अपने साथियों की मौत नहीं भूल पाया था। पर इस बार जब वो मनाली आया था और उसने सुनील के मुंह से क्लब ऑफ एमए और अक्षय का नाम सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने ठान लिया था कि वो अब अपने भाइयों की मौत का बदला लेगा। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने 3 साल से उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार किया था। आहान जानता था अक्षय से पंगा लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, पर फिर भी वो नहीं डर रहा था। आहान को लग रहा था कि अक्षय खुद को बचाने के लिए उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। तुमसे लड़ते लड़ते मेरे बहुत भाइयों ने अपनी जान गंवाई थी। अब तुम्हारी बारी है, आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही ये बात कही, अक्षय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो वापस आ चुका है। तुम तो 3 साल पहले जिस पर हमला हुआ था वही हो, अक्षय ने कहा। पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हालत तो उस दिन बहुत ख़राब थी और सबने कहा था कि तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिल रही थी। फिर 3 साल पहले एक रात मनाली के मार्शल आर्ट क्लब में एक फ़ोन आया था जिस पर किसी ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें स्टेज 2 के लेवल 2 पर जो इंसान से उसे मारना होगा। जो भी उस इंसान को मारने में कामयाब होगा उसे 10 करोड़ दिए जाएंगे। इस हमले में जो भी मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे थे वो हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें बस उसे मारना था और वो अपने पैसे ले जा सकता है। इस वक्त सबको सिर्फ पैसे नज़र आ रहे थे। किसी एक को मारने के लिए, वो भी जो स्टेज 2 के लेवल 2 पर था। 10 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा थे। उन वक्त वहाँ ऐसे बहुत से लोग थे जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे या फिर फाइनल स्टेज पर थे। सबने सोचा कि उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। उस दिन रात को सबने अपना मुंह कपड़े से ढका और हमला करने पहुंचे। आहान का ताकत का अंदाज़ा किसी को नहीं था। उसकी ताकत मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से भी 10 गुना ज़्यादा थी। उसने एक एक करके सबके हमलों से अपना जवाब दिया और साथ ही उन पर अटैक भी किया। उस रात मनाली में सारे हमलावरों के लिए वो रात एक डरावना सपना साबित हुई। वो अकेले इतने लोगों से कैसे भिड़ सकता था? उस वक्त अक्षय ने आहान से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बस दूर से सब देख रहा था। आहान की मदद करने के लिए वहाँ कुछ और लोग भी पहुँचे थे। अक्षय ने आहान को तो नहीं कुछ किया, पर बाकी लोगों को बहुत बेरहमी से हमला किया था। जब उसने आखिरी आदमी को घायल किया था तब वो वहाँ से तुरंत भाग गया था। जब 3 दिन बाद किसी ने उसे बताया कि आहान को खाई में फेंक दिया गया है, तब उसकी जान में जान आई थी। उस वक्त आहान के मरने की खबर सुनने के बाद भी कोई खुशी नहीं था। उन्होंने आहान की ताकत देखी थी। आहान पर हमला करने
बहुत लोग गए थे पर वापस कुछ ही लोग आ पाए थे। उस रात का मंजर सबकी आंखों में एक भयानक सपने की तरह बैठ गया था। इनाम के 10 करोड़ रुपए वो लोग कभी ले ही नहीं पाए क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। सबने इस मामले को अपने अंदर ही रखा और कभी भी इस मामले के बारे में किसी से भी बात नहीं की। अक्षय को इस तरह डरा हुआ देख आहान ने कहा, क्या हुआ? किसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी तुम्हारी वजह से? वो सब याद आ गया तुम्हें? तुम तो अक्षय ने कुछ कहना चाहा। नहीं मरा मैं ज़िंदा हूँ। अपने भाइयों की मौत का बदला लिए बिना मैंने इस दुनिया से कैसे जा सकता था? आहान ने कहा। पर तुम बचे कैसे? अक्षय ने पूछा। वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम ये बताओ, क्या तुमने अटैक करने की हिम्मत है? आहान ने उसे ताना मारते हुए कहा। 3 साल पहले का आहान बहुत ताकतवर था, तो अब तो आहान के बस हाथ लगाने से ही कोई भी इंजर हो सकता था। हमला करने की तो दूर की बात थी। अक्षय में उसके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वहाँ पर मौजूद हर शख्स एक बार आहान को देखता तो एक बार अक्षय को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर जो अक्षय था, वो आज अपने सामने खड़े लड़के से लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उधर दिलीप की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसने इससे पहले सिर्फ एक ही ऐसे इंसान को देखा था, पर अगर आज वो भी होता तो आहान के वार से नहीं बच सकता था। अक्षय, क्या तुम अपनी गलतियां मानते हो? आहान ने पूछा। मैं अपनी गलतियां जानता भी हूँ और मानता भी हूँ, अक्षय ने अपनी नज़रें नीची झुकाकर कहा। अगर अक्षय टाइम को पीछे कर पाता तो वो उस हमले में कभी हिस्सा नहीं लेता। अच्छा है कि तुम अपनी गलतियों को मानते हो। मैं तो तुम्हें जान से मार देता मन में, पर मैं तुमसे कुछ ऐसा छीनूंगा जिसके बिना तुम रोज़ मरोगे, आहान ने गुस्से में कहा। सब सोचने लगे थे आहान अक्षय को ऐसी क्या चीज़ देने वाला है। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी, अक्षय ने बिना कोई सवाल किए कहा। आज के बाद तुम कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर तुमने कभी ऐसा किया तो मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आहान ने रूखी आवाज़ में कहा। एक स्टेज 2 के मार्शल आर्ट फाइटर को अपना आर्ट प्रैक्टिस करने से रोकना किसी को भी अंदर तक तोड़ सकता है। आहान अक्षय को एक बार में खाकर ख़त्म नहीं करना चाहता था, पर उसे हर रोज़ मरते हुए देखना चाहता था। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। अक्षय के लिए मार्शल आर्ट ही सब कुछ था। अक्षय ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी नज़रें झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने गुरु को ऐसी हालत में देखकर अक्षय के बहुत सारे स्टूडेंट को गुस्सा आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अक्षय से 10 सालों से ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके लिए अक्षय पिता समान था, पर आज आहान ने उनसे उनके गुरु को भी छीन लिया था। उसका मन तो कर रहा था कि आहान को अच्छा सबक सिखाए, पर वो जानते थे कि जब उनके गुरु का उनसे ये हाल कर दिया तो उन्हें तो वो चींटी की तरह मसल देगा। मैं आज के बाद कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करूँगा। अगर ऐसा हुआ तो आहान रायज़ादा मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं, मैं उसे मंजूर करता हूँ। ये अक्षय के आखिरी शब्द थे। इसके बाद अक्षय ने कुछ नहीं बोले और बस वहीं बैठा रहा। उस हमले पर असली मास्टरमाइंड कोई और था। अक्षय तो बस एक जरिया था, इसीलिए उसने भी उसे मारा नहीं और छोड़ दिया। आहान जानना चाहता था कि 10 करोड़ देने की बात आखिर की किसने थी। उसे ये तो पता था कि वो रायज़ादा परिवार से ही कोई और है, और वो आहान का पिता आदित्य रायज़ादा नहीं है। ये काम किसी और का है था। जब आहान वहाँ से जाने लगा तो उसने क्लब ऑफ एमए और किंग कॉन्ग क्लब के लोगों की तरफ देखा। सभी लोग अपनी अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे और डरे हुए थे। कोई भी आहान को कुछ नहीं कह रहा था। जब उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था।
ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने किसी से ना डरने वाली एक सच्ची डरा दिया। जब आहान वहाँ से चला गया तब प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी के आंसुओं का कारण दिलीप अच्छे से जानता था। प्रिया हमेशा कहती थी कि वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से शादी करेगी, पर आहान उसके लिए सही नहीं था। आहान की ताकत उन्हें मुसीबत में डाल सकता था, इसलिए उन दोनों ने का रिश्ता होना सही नहीं था। प्रिया भी इस मामले को बहुत अच्छे से समझती थी, इसीलिए ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कुछ ही देर में आहान बहुत पसंद आ गया था और शायद ही वो उसके प्यार करने लगी थी। पापा, क्या ये कभी वापस आएंगे? फिर वो रोते हुए कहा। दिलीप का कहना तो चाहता था कि वो वापस कभी नहीं आएगा, पर वो अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो चुप ही रहा। प्रिया अपने पिता की चुप्पी का कारण समझ गई थी। पापा, मैं उन्हें ढूंढ कर ला सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी प्रिया। हम इस वक्त कभी नहीं पहुँच पाएंगे और हमारी बराबरी का नहीं है, और अगर वो तुम्हें मिल भी गया तो तुम क्या कर लोगी? दिलीप ने परेशान होते हुए पूछा। पापा, मैंने उनसे शादी का करने के बारे में सोचा है। रेहान से। पापा, मैंने उनसे शादी के बारे में नहीं सोचा है और मैं कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ और उनके बारे में और जानना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। यह सच बात है कि प्रिया को पहली बार कोई इतना पसंद आया था। वो सिर्फ उसका नाम नहीं जानना चाहती थी, पर उसके सारे बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। पापा, आपने मेरा इतने साल ध्यान रखा, इसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा बहुत खुश रही हूँ, पर अब मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, दुनिया का देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है प्रिया, तुम कैसे डील कर पाओगी? दिलीप ने कहा। मैं कर लूँगी पापा, हर मुश्किल से हर लूँगी। आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, प्रिया ने कहा। प्रिया स्वभाव में चाहे जैसी भी हो, पर दिल की बहुत साफ थी। आहान को देखकर वो समझ गई थी कि आहान जिंदगी का सामान नहीं रही होगी। उसने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस की होगी, तभी तो उसका ऑरा ऐसा था। प्रिया भी अपने लिए ऐसा ही पति चाहती थी। प्रिया हमेशा से ही बहुत से लड़कों के बीच में रही है, पर उसके मन में ऐसी फीलिंग कभी किसी के लिए नहीं आई है। उसका कारण था आहान का ऑरा। आहान बाकी लड़कों से बहुत अलग था। जब प्रिया उस फाइटिंग हॉल से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, वो चाहती थी उम्र कि जब वो मरे तो उसे कोई रिग्रेट ना करे। प्रिया बहुत 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 खुश थी कि उसे आहान भी मिल गया। आज आहान की वजह से ही वो अपने पापा को ये सब बोल पाई थी। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अपना ध्यान रखना और जब मन करे वापस आ जाना, दिलीप ने कहा। प्रिया को समझना अब मुमकिन नहीं था। थैंक यू पापा, आई विल मेक यू प्राउड, प्रिया ने कहा। जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू ज़रूर कहना। दिलीप जानता था कि प्रिया और आहान के बीच कुछ नहीं है। अगर वो प्रिया को ये कहता तो उसकी हिम्मत टूट जाती। जी पापा, प्रिया ने इतना कहा और वहाँ से चली गई। क्या प्रिया आहान से फिर से मिल पाएगी? प्रिया से मिलकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा? जब आहान वहाँ से निकला तब अस्मिता उसका बाहर इंतज़ार कर रही थी। वो रूपल के पेरेंट्स के बारे में बात करने के लिए आई थी। तो तुम कह रही तो कि रूपल के पेरेंट्स को उन्होंने खुद छुड़वाया है। बहुत वक्त के रूपल के पेरेंट्स जेल में थे, हालांकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर ने फंसाया था। फिर भी शर्मा फैमिली उन्हें ही गुनहगार मान रही थी। शर्मा फैमिली उनको मारना चाहती थी। अस्मिता में उनके बीच में सुलह कराने गई थी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अपने हाथ के सारे काम ख़त्म करने के बाद आहान
खुद उस फैमिली से मिलने जाने वाला था, पर आज ही अस्मिता को पता चला कि उन्होंने रूपल के पेरेंट्स की बेल करवा दी थी। जी यंग मास्टर, ऐसा होना पॉसिबल भी है। अस्मिता समझ गई कि आहान बहुत कंफ्यूज्ड है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आहान ने पूछा, यंग मास्टर, इतने दिनों से जो भी मनाली में हुआ है वो मनाली की एलिट फैमिलीज़ को पता है, अस्मिता ने कहा। ये बात सुनकर आहान समझ गया था कि अस्मिता क्या कहना चाह रही है। पूरा मनाली शहर जान चुका था कि कोई आहान रायजादा शहर में है। अपने पहले ही दिन उसने रजत चौधरी और अभिषेक चोपड़ा का हाथ तोड़ दिया था। जब चौधरी फैमिली ने उसे बदला लेने की कोशिश की तो उन्हें शहर छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिषेक चोपड़ा का भाई राज चोपड़ा, जिसे मनाली का राजकुमार कहा जाता था, वो भी चुप रहा और कुछ नहीं किया। बस वशिष्ठ हाउस के शेयर उसे दे दिए। उसके बाद मॉल में सनाया को परेशान करने के सोनिया को सबक सिखाया। सोनिया ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर राकेश की बीवी थी, पर ये आहान उससे भी नहीं डरा। यह मामला ठंडा होता उससे पहले वशिष्ठ हाउस में एक और कांड हुआ और इस बार 2 लोगों की जान चली गई। जो 2 लोग मरे थे वो मेहता फैमिली के बच्चे थे, आयशा मेहता और आयुष मेहता। इतने पावरफुल होने के बाद भी मेहता फैमिली ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब बहुत परिवारों में आहान का डर था, और ये तब हो रहा था जब राज चोपड़ा आहान की पहचान को छुपाए हुए था। अगर वो उसकी पहचान नहीं छुपा रहा होता तो शायद आज सारे परिवार कांप रहे होते। आहान को उम्मीद नहीं थी कि शर्मा फैमिली इसे मान जाएगी और रूपल के पेरेंट्स को छोड़ देगी। शर्मा फैमिली में उन्हें छोड़ दिया है, पर मैं अब भी उनसे मिलकर आऊँगा, आहान ने कहा। ओके यंग मास्टर, अस्मिता ने कहा। या यंग मास्टर, अस्मिता कुछ और भी बताना चाहती थी। अस्मिता की शक्ल देखकर आहान समझ गया था कि कुछ बात थी जो वो बताने में हिचकिचा रही थी। कुछ और बात है अस्मिता, बेझिझक बोलो, आहान ने कहा। यंग मास्टर, कुछ बात तो है, पर कैसे बोलूं ये समझ नहीं आ रहा है। अस्मिता कोई भी बात बताने से पहले कभी इतना नहीं झिझकती थी। क्या ये बात रायजादा परिवार के बारे में है, आहान ने पूछा। आहान जानता था कि जब बात रायजादा परिवार की होती है अस्मिता तभी इतना उलझी हुई होती है। जी यंग मास्टर, अस्मिता ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। क्या बातें बोलो, किसको क्या प्रॉब्लम हुई है, आहान ने कहा। यंग मास्टर, मिस आपके बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना है कि आपने इतने दिनों में मनाली में जो भी किया है उससे परिवार की इज्जत कम हुई है। आपने हर जगह रायजादा फैमिली का नाम यूज करके सही नहीं किया, अस्मिता ने कहा। आहान अच्छे से जानता था कि अस्मिता किसकी बात कर रही है। यंग मिस आहान की चचेरी बहन अनन्या रायजादा थी। बचपन से ही अनन्या रायजादा आहान को परेशान करती थी। वो अपने परिवार के साथ मिलकर उसे नीचा दिखाने का ही एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अनन्या के बारे में अगर आहान को बहुत कुछ अच्छे से याद आता वो तो था उनके बचपन का एक किस्सा। एक बार लॉन में खेलते हुए आहान का हाथ गलती से अनन्या को लग गया था। गुस्सा होकर अनन्या ने उसे तालाब में धक्का दे दिया था। तालाब का पानी बहुत ठंडा था। अगर उस दिन कोई उसे नहीं बचाता तो वो जिंदा नहीं बच पाता। उस हादसे से संभलने के लिए आहान को 6 महीने तक लग गए थे। उसकी तबीयत इन महीनों में बहुत ख़राब रहती थी। आहान को लगा था कि सब अनन्या को समझाएंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उल्टा सबने आहान को सुनाया कि उससे अनन्या को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन आहान ने मान लिया था कि इस परिवार में किसी को भी उसकी चिंता नहीं है। आहान ने अनन्या से और रायजादा परिवार से दूरी बनाना शुरू कर दी और ठीक ही समझा, पर उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा अनन्या उसे और परेशान करने लगी थी। पर अनन्या अब तक मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर चुका था। वो अपने गुरु से ही सब बातें करता था। 3 साल पहले जब उसने रायजादा परिवार छोड़ा था तब उसने सोचा था कि अब उसे अनन्या से डील नहीं करना पड़ेगा, पर आज अनन्या के बीच से आहान को परेशान करने का तरीका ढूंढ लिया था। अनन्या कब आ रही है, आहान जानता था कि अनन्या सिर्फ बातें नहीं करेगी, वो आहान से मिलकर उसे नीचा ज़रूर दिखाएगी। अगले हफ्ते, अस्मिता ने आहान की ओर देखते हुए कहा। आहान ने जब
रायजादा परिवार का उत्तराधिकारी था, फिर भी अनन्या उसके बारे में ऐसा बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई मतलब नहीं था कि आहान कौन है। कुछ ऐसा राज जरूर था जिसकी वजह से आहान को वैसा सम्मान नहीं मिल रहा था जैसा बाकी के लोगों को मिलता था। अस्मिता को ये खबर विक्रम ने ही दी थी, जो कि रायजादा परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी था, इसीलिए वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। इन दोनों सिचुएशन के बारे में सोचकर अस्मिता काफ़ी और कन्फ्यूज थी। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि जब अनन्या आएगी तब उसे उसका ध्यान रखना होगा। यंग मास्टर, अस्मिता ने कुछ नहीं बोला और बस अपना सिर झुकाते हुए खड़ी रही। हम थोड़ी देर में ही शिमला के लिए निकलेंगे। मनाली सनाया के लिए सही नहीं है, मैं उसे और कोई तकलीफ नहीं देख सकता, आहान ने कहा। जी यंग मास्टर, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आपके जाने की तैयारी भी हो गई है, अस्मिता ने कहा। अब मैं सनाया के साथ पास जा रहा हूँ। इतना कहकर आहान हॉस्पिटल की तरफ चला गया। हॉस्पिटल में सनाया बहुत परेशान थी क्योंकि आहान अब तक नहीं आया था। जैसे आहान वार्ड में घुसा, सनाया ने चैन की सांस ली। अभी तुम कहाँ रह गए थे? सनाया ने पूछा। जरूरी काम से गया था, अब वो हो गया, आहान ने सनाया से कहा और फिर गुरुजी की तरफ मुड़ते हुए कहा। बेख्यूम, मेरी गैर मौजूदगी में सनाया का ध्यान रखने के लिए राज से कहिएगा, मैं उसे बहुत खुश हूँ। यंग मास्टर, मैं चलता हूँ, गुरुजी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चले गए। अब कैसा फील कर रही हो सनाया? आहान ने सनाया से पूछा। पहले से बेटर, डॉक्टर ने कहा है मैं तुम्हें आराम से ट्रैवल कर सकती हो, सनाया ने कहा। तुम्हारी डिस्चार्ज समरी तैयार हो रही है, हम आज ही शिमला चलेंगे। तुमने मनाली में बहुत कुछ फेस किया है। आहान को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके होते हुए सनाया को अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। आहान को मायूस देखकर सनाया ने कहा, मेरे साथ और भी बुरा हो सकता था, पर क्योंकि तुमने हर बार मुझे बचा लिया। इतना ही नहीं, मेरे साथ मुझे गलत करने वाले लोगों को अच्छे से सबक भी सिखाया, उसके लिए थैंक यू। आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वार्ड में नर्स डिस्चार्ज पेपर लेकर आई और बोली, सर पेपर्स, मन को रेस्ट की ज़रूरत है और मेडिसिन टाइम पर दीजिएगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू। सनाया और आहान ने मुस्कुराते हुए नर्स से कहा। चले बेबी, आहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। अब दोनों शिमला के लिए रवाना हुए। चंद घंटों बाद जब वो अपने घर पहुंचे तब आहान ने देखा कि सनाया की माँ यामिनी टीवी देख रही थी। आहान को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जब उन्होंने देखा कि आहान वापस आ गया है तब उनका मुंह बन गया। तुम में इतनी हिम्मत कि तुम वापस आ गए? आहान सीमा बुआ और उनके बेटे के सामने घर छोड़कर गया था, पर आज तो सनाया के लिए यहाँ वापस आ रहा था। वो सनाया की माँ यामिनी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ जाने लगा। वहीं रुक जाओ, यामिनी गिल ने चिल्लाकर बोला। उन्हें याद था कि उन्हें इस तरह अनदेखा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इतना बोल यामिनी आहान के आगे आकर खड़ी हो गई। बहरे सुनाई नहीं देता, मेरे आगे से हटिए, आहान ने कहा। आहान चाहता तो यामिनी कुछ भी जवाब दे सकता था, पर वो उनकी इज्जत करता था और अपने साथ अपने आप ही अपने जितना नीचे नहीं गिरा सकता था। आहान का ऐसा बर्ताव देखकर यामिनी को अजीब लगा। मनाली से आने के बाद आहान का रवैया बदल गया था। तभी हॉल में सनाया भी आई। जब सनाया ने देखा कि उसकी माँ आहान को ब्लो करके खड़ी है, तब उसने कहा, मॉम आप आहान को ऐसे ब्लॉक क्यों करके खड़ी हो? अपनी बेटी को देखकर यामिनी की आंखों में चमक आ गई। सनाया बेटा तुम आ गई। इतना कहकर यामिनी ने सनाया को गले लगाते हुए आगे बढ़ी। तब उन्होंने जेवर के
उन्होंने देखा कि सनाया के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। सनाया ने कहा, क्या हुआ? यामिनी ने अपनी फिक्र से दिखाते हुए पूछा। कुछ नहीं, ब्लेड से कट गया था। सनाया ने कहा, ब्लेड से कट गया था? मुझे बताओ ये किसने किया, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। यामिनी ने कहा। यामिनी, कोई ज़रूरत नहीं है सनाया, आहान ने उन्हें सबक सिखा दिया है। सनाया ने अपनी माँ को आधी बात ही बताई थी। अगर वो भेड़िए वाली बात बता देती तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, ये नालायक भी किसी को सबक सिखा सकता है क्या? मुझे तो लगता है इसे किसी ने सबक न सिखा दिया हो। यामिनी ने आहान को ताना मारते हुए कहा। मॉम, सनाया को अपनी माँ की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो सब जाने दो, मुझे ये बताओ तुम इस फटीचर को तलाक कब दे रही हो? यामिनी ने पूछा। मॉम, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं आहान से तलाक नहीं लूँगी, सनाया ने पर्सनली कहा। पहले जब यामिनी के लिए बात बोलती थी तो सनाया को अजीब नहीं लगता था, पर अब तलाक सब सुनते ही सनाया के बहुत अजीब लगता था। वो किसी भी कीमत पर आहान को तलाक नहीं देना चाहती थी। सनाया, क्या तुम्हें अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी फैमिली के लिए पनौती है? इसकी वजह से हम और कितनी प्रॉब्लम फेस करेंगे? यामिनी ने चिल्लाते हुए कहा। ये आप क्या बोल रही हैं? आहान ने ऐसा क्या किया है? सनाया ने कहा। पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ जिससे वो अभी तक ठीक नहीं हो गए, और फिर जैसे ही तुम घर से बाहर चली गई तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हारे पापा की तरह राय चुनना बंद कर दिया है। हमारी फाइनेंस कंडीशन भी कुछ खास नहीं है। तुम अब भी मुझसे पूछ रही हो कि आहान ने ऐसा क्या किया है? यामिनी ने कहा। जब आहान और सनाया घर छोड़कर चले गए थे तब यामिनी को बहुत बेचैनी होने लगी थी। तब वो एक पंडित जी से मिली थी। उन्होंने ही यामिनी को बताया था कि आहान की वजह से उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आती रहेगी। पहले तो उन्हें ये बात पर विश्वास नहीं हुआ था, पर फिर जब आज सनाया इंतज़ार हो कर घर आई तब उन्हें इस पंडित की बात पर विश्वास हो गया था। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? इसमें आहान की गलती कैसी है? आहान की वजह से तो हम स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाला प्रोजेक्ट मिला है। आपने उसका जिक्र तो नहीं किया। सनाया थोड़ा गुस्सा हो गई थी। तुम्हें वो प्रोजेक्ट इसीलिए मिला क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो और तुम्हारी भी कुछ हैसियत है। इसका क्रेडिट तुम कम से कम इसे तो मत दो, यामिनी ने कहा। मॉम, स्टॉप इट। यामिनी के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। आपको नहीं पता आहान ने मुझे कितना अच्छे से प्रोटेक्ट किया था मनाली से। जो प्लीज़ उसके ऐसे इंसल्ट करना बंद कीजिए। सनाया अब इंस्पेक्टर हो गई। सनाया, मुझे नहीं पता इसमें तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, यामिनी ने इमोशनल होते हुए कहा। मॉम, आहान ने कुछ नहीं कहा है, आप बस फालतू में अनसेलेबल हो रही है, सनाया ने समझाते हुए कहा। जो भी है इस घर में जब तक मैं नहीं रहूँगा, तुम्हें डिवोर्स नहीं देना तो मत दो, पर मैं आहान को अपने घर में रहने नहीं दूँगी। यामिनी ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। जब आहान और सनाया क्या करेंगे, सनाया अपनी माँ को कैसे मनाएगी, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।